तो लेट मी स्टार्ट। मैं शुरू करती हूँ अपना ये स्क्रीन शेयरिंग में। स्क्रीन आप देख पा रहे थे मेरा? क्या नजर आ रहा है इसमें? क्या नजर आ रहा है इसमें? इसमें आपको दिख रहा होगा 10 ईयर रोड मैप, है ना? 10 साल का रोड मैप दिख रहा होगा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब। यहाँ मैं जॉब्स की बात कर रही हूँ, फोकस हमारा है आज गवर्नमेंट जॉब जॉब पर। लेकिन स्किल्स जो चाहिए दोनों में, वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो सबसे पहला जो चीज आप यहाँ देख रहे होगे, ये क्या है? ईयर 1 to 2, 2 साल आपके जो शुरुआती दौर जो है, उसमें आपको किस पर फोकस करना है? बेसिक्स पर। और ये दौर अभी शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि आप क्लास 9th में है, 10th में है, या तो 11th और 12th में है, राइट? तो अभी से ही आपको अपना बेसिक्स देखना है, ठीक है? और करियर के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। तो आज के इस सेशन में आप जानेंगे कि क्या क्या बेसिक्स है जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, और उन पर कैसे स्ट्रैटेजिकली कैसे काम करना शुरू करेंगे। दूसरा चीज, करियर अवेयरनेस। तो आज हम बहुत सारे वैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में जानेंगे, जो कि हमें गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए क्वालिफाई करना होगा, उन परीक्षाओं को पास करना होगा। ठीक है? सो पहला ये है आज वाला जो सेशन है, ये फर्स्ट स्टेप के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज ऑल्सो, ईयर 3 to 5, ईयर 3 to 5, देन ईयर 6 to 10, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि हम अभी पूरे 10 साल को देख रहे हैं कि आने वाले 10 साल में हमें कहाँ पहुंचना है, और हमें किन किन फेजेस से होकर के जाना है, क्या तैयारियां करनी है, राइट? ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला जो है, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी होगी हमें। अब स्ट्रैटेजी में क्या करना है? बिल्ड स्ट्रॉन्ग जनरल स्टडीज फाउंडेशन। आपको एक जनरल स्टडीज क्या क्या चीजें कवर करता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा जल्दी से, क्या क्विकली? जनरल स्टडीज के अंदर आपके हिसाब से क्या चीजें आती होंगी? जनरल स्टडीज के अंदर जैसे जो आप जनरल नॉलेज अब तक जानते होगे, जीके जानते हो, राइट? जीके के अंदर क्या क्या चीजें आती है? आप जो भी बेसिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल लेवल पे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब जनरल स्टडीज का हिस्सा होती है। इनके अलावे करंट अफेयर्स का मतलब कोई बता सकेगा जल्दी से? करंट अफेयर्स मतलब वैसी चीजें जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में हो रही हूँ, उसको हम लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं। जो घटनाएं घट रही हूँ, ठीक है? जैसे अभी मान लो, अभी रिसेंटली ये हुआ, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है? या अभी रिसेंटली एक आईपीएल मैच खत्म हुआ है, अभी दूसरा एक आईपीएल मैच होने वाला है, ठीक है? अभी आरबीआई के जो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किनको बनना है, उसके बारे में बातचीत हो रही है, राइट? तो ये सारी जो चीजें हैं जो आप न्यूज में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ये करंट अफेयर्स का हिस्सा होते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? जो अभी लगातार जो चीजें घटित हो रही हैं, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स होती हैं, ठीक? हाँ, अभी तो ये सारी चीजें मिला करके जनरल स्टडीज का हिस्सा होंगी। क्या क्या चीज जनरल स्टडीज के अंदर आएंगी? आपका जनरल हिंदी, हिंदी हिंदी का नॉलेज होना आपको जरूरी है। बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। आपको बेसिक क्लास 10 लेवल तक का मैथ्स जानना होगा, क्लास 10 लेवल तक का साइंस जानना होगा, क्लास 10 लेवल तक का
सोशल साइंस जानना होगा। सोशल साइंस के अंदर आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जीएस के अंदर वो थोड़ा एलाबोरेटेड रहेगा, थोड़ा ज्यादा उसका हिस्सा कवर होगा, ठीक है। इसके अलावे फिर जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके कोई सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, आप आईटी पढ़ते होंगे या कंप्यूटर्स पढ़ते होंगे, तो इन सब से भी प्रश्न जीएस के अंदर रहते हैं। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है इन सारी चीजों पर थोड़ा 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 नॉलेज इकट्ठा करना, और सिर्फ इकट्ठा नहीं करना, उसको प्रॉपर अपनी एक डायरी बना करके उसमें नोट करना, उसको रिवाइज करना, ये आपका काम है। आप उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी जो क्लास में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन क्लासेस पे बहुत फोकस करो। टीचर्स क्या समझा रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में क्या बता रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में क्या बता रहे हैं, ब्रिटिश रूल के बारे में क्या बता रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में जो हमारे पहले के जो ये थे, जो डिफरेंट एम्पायर्स थे इंडिया में जिन्होंने रूल किया है, उनके बारे में क्या बता रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कैसे चलती है, गवर्नमेंट में इलेक्शन कैसे होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके शिक्षक अभी पढ़ा रहे होंगे आपके विद्यालयों में, उनको प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, ठीक है। यहां से आपका बेस तैयार होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बेस आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट हो गया प्रैक्टिस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। रीजनिंग आ जाता है जैसे कि आपके मैथ्स में, या लॉजिकल एबिलिटी हम लोग जिसको बोलते हैं, उसमें जैसे ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं ना कि 1 मिनट में अगर बिल्ली ये एक बिल्ली 1 कप दूध पीती है तो 2 बिल्लियां कितनी कितने कप दूध पी जाएंगे, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कि रिलेशनशिप जैसे करके कि आपके बहन के पिता की पत्नी आपकी कौन लगेगी, इस तरह का प्रश्न होता है, ठीक है, जिसको कि आपको समझ करके और उत्तर देना पड़ता है। तो ये इसको हम डेवलप कर सकते हैं, लगातार इसको प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समय देंगे इसको, तो ये सब रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी वाली चीजें हम आराम से कर पाएंगे। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि अगर आप बैंकिंग जॉब में जाना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, उनका, क्योंकि वहां पैसों का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। तो बैंकिंग एप्टीट्यूड, बैंक में जो काम होना है उससे रिलेटेड एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं तो शिक्षण से रिलेटेड एप्टीट्यूड का मतलब होता है उस क्षेत्र से संबंधित विशेष गुण, वो आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर उसके प्रति रुझान, रुचि होनी चाहिए, ठीक है। तो एप्टीट्यूड हर फील्ड से रिलेटेड, अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एप्टीट्यूड होना चाहिए, पुलिस में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड। तो इस तरह से फील्ड स्पेसिफिक जो आपके अंदर रुचि होनी चाहिए, रुझान होना चाहिए, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके प्रश्न को, और फिर उसके उत्तरों को तैयार करके, प्रश्न पढ़ करके तैयार करके, और आगे आप ये वाला सेगमेंट अपना काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, के मैंने पहले ही बोल दिया था करंट अफेयर्स के बारे में कि अभी लगातार जो घटनाएं घट रही हैं वो आपके राज्य स्तर पर हो सकती हैं, शहर के स्तर पर हो सकती हैं, या देश के स्तर पर या विश्व के स्तर पर हो सकती हैं, ठीक है, कि हमारा रिलेशनशिप किन के साथ कैसा डेवलप हो रहा है, ठीक है, हम कहाँ से क्या चीजें आयात कर रहे हैं, कहाँ किन किन देशों को क्या क्या चीजें निर्यात कर रहे हैं, कौन कौन सी एमएनसीज जो हैं जो इंडिया में उनके ये हैं ऑफिसेज हैं, या कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल करके रखी हुई है जहां उनके प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये आपके करंट अफेयर्स में है कि कहाँ क्या चेंजेस आ रहा है, बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, फिल्म वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है, फिर बाकी गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा विविड, पूरा एक बहुत ही इसका वृहत दायरा है जिसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी होगी। और इस सुन के लग रहा होगा कि बाप रे इतना सारा चीज लर्न करना होगा, लेकिन
आप जब धीरे 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 अभी से आपको एक आदत डेवलप करना है कि हर दिन कम से कम 2 न्यू इंफॉर्मेशन तो मुझे चाहिए ही 5 अलग चीजों के बारे में। तो धीरे धीरे आपको नॉलेज इकट्ठा होगा, जैसे जैसे नॉलेज आएगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और फिर इन टाइम्स टू कम आप उसके लिए प्रॉपर कोचिंग ले लेंगे, प्रॉपर तरीके से जब पढ़ाई करेंगे तो ये चीजें आपके लिए हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। पुराने प्रश्न पत्र जो होते हैं या मॉक टेस्ट होते हैं, आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब कि आपको बोर्ड से पहले जैसे बोर्ड की तैयारी करा दी जाएगी स्कूल में, उसी तरह से इन गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी पहले से हो जा रही है। वो रियल परीक्षा नहीं है, लेकिन रियल परीक्षा जैसे प्रश्न पत्र होंगे उतना ही समय दिया जाएगा और आपको उनका उत्तर करना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मॉक टेस्ट कहते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी हो गई किसी भी गवर्नमेंट जॉब के तैयारी के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी। अच्छा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, आज के लिए ये सेगमेंट हम लोग स्किप कर रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोकस करते हैं गवर्नमेंट जॉब पे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग प्राइवेट सेक्टर पे बात कर लेंगे। ओके, अभी अब आपको स्टार्ट नाउ, बी कंसिस्टेंट। आपको अभी शुरुआत करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब कोई मुझे बता सकेगा क्या? क्विकली, जल्दी से, अगर आता है तो बताओ, नहीं आता है तो बोलो मैम आप बता दीजिए जल्दी। आप बता दीजिए मैम। ओके फाइन। स्टार्ट नाउ का मतलब हुआ कि आप अभी शुरुआत करिए, और बी कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि निरंतर लगातार लगे रहिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर मेरी परीक्षा सितंबर के महीने में होनी है, मतलब मैं आज मेरा नया सेशन शुरू हुआ है अप्रैल में, तो आज से ही पढ़ाई चालू। हर दिन 1 घंटा मेरे पढ़ने का जो फिक्स्ड टाइम है उसमें कोई कोताही नहीं। मुझे पार्टी करनी है, मुझे फंक्शन में जाना है, किसी के डेथ एनिवर्सरी में जाना है, किसी का मेरी फैमिली में कोई डेथ हो गया, कुछ भी हो जाए मेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। वो टाइम भले इमरजेंसी है, मान लो अभी अब सडन आपके घर में किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो गई, किसी को लेके डॉक्टर पास जाना है, डेफिनेटली आप तुरंत उस वक्त नहीं पढ़ने बैठ सकते हो। उस वक्त आपको उस आदमी को बचाना है, उसके लाइफ को बचाना है, उसकी मदद करनी है, तो आप वहां ले जाओगे उसको हॉस्पिटल। लेकिन वापस जब लेकर के आओगे तब आपको कम से कम पढ़ना है, भले उसके लिए आज रात में 1 घंटा कम सो, वो चलेगा, बट यू कैन नॉट स्किप अ सिंगल डे। एक दिन की भी पढ़ाई आप स्किप नहीं कर सकते। और किसी तैयारी में लगने का मतलब ये नहीं होता है जिंदगी की बाकी चीजों से कट जाना, ये नहीं। ठीक है, आप उन सब चीजों से जैसे अपने मनोरंजन का समय कम कर लेंगे, दोस्तों से मिलना जुलना थोड़ा कम रखेंगे, सप्ताह में एक दिन में भी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, या रिलेटिव्स के यहाँ जाएंगे, बाकी दिन पढ़ेंगे। लेकिन बाकी चीजें आपकी छूटेंगी नहीं, वो भी साथ साथ चलेंगी, लेकिन इन अ बैलेंस्ड वे, इन अ प्रॉपर मैनेज्ड वे। ठीक है, तो ये हो गया सेट लॉन्ग टर्म विजन। अभी आज जो हम बात कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि आगे 10 साल बाद हमें कहाँ पहुंचना है, उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सेट लॉन्ग टर्म विजन, कि क्यों करना है मुझे, गवर्नमेंट जॉब में जाना क्यों है, ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, मेरी क्षमता अगर कहाँ कहाँ कम है वो मुझे पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से मुझे तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो इसको कहते हैं सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है ब्रेक इनटू ईयरली मंथली गोल्स। अब ये जो पूरा हमारा लंबा चौड़ा 10 साल का जो गोल है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे। तो अभी आपके लिए क्या होना चाहिए कि 1 महीने में मुझे क्या क्या चीजें अपनी डेवलप करनी है। मैंने हमेशा बात की है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अंदर क्या कमी है ये मुझे पता होना चाहिए, और उससे डरना और घबराना नहीं है, बल्कि उस पर काम करना है। ठीक है, उससे डर के और छोड़ नहीं देना है। उससे डर डर तो रहना जरूरी है कि भाई मेरे अंदर ये कमी है तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी है।
ये आपको पता होना चाहिए। और उसके हिसाब से आप छोटे छोटे अपने लिए टारगेट सेट करो कि ठीक है, मैथ्स में मुझे दिक्कत होती है तो इस महीने मुझे फ्रैक्शंस का ये वाला चीज कंप्लीट कर लेना है, या इस महीने मुझे ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करना है। साइंस में अगर मुझे मान लो केमिस्ट्री सेगमेंट में अगर दिक्कत है तो केमिस्ट्री का ये पोर्शन इस महीने के अंदर पूरा होना है। इस तरह से छोटे छोटे गोल्स रखो, डरो मत उससे, और जो चीजें आती हैं उसको और अच्छे से पढ़ो, उसको बेहतर करो, और इस तरह से गोल्स छोटे छोटे सेट करके उनको अचीव करते जाओ, एंड देन फिर आपका बिगर गोल अचीव हो जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान। देन है जॉइंट टेस्ट सीरीज और ट्रेनिंग। तो ये तो आएगा, ये अभी आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज आपके अपने क्लास लेवल की चीजों के लिए रखनी है, ठीक है। अभी आप इंस्टेंट जाकर के गवर्नमेंट जॉब वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में नहीं लग सकते, वहां जाके ट्रेनिंग या वहां जाकर के कोचिंग नहीं करने लग जाओगे। अभी आपको क्या करना है, चूंकि आपके 10th स्टैंडर्ड तक का ही साइंस आएगा, वही तक का मैथ्स रहता है, वही तक का ये रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, तो आपको अभी इन सब चीजों पे फोकस करके और इसको तैयार करना है। तो ये लगातार साथ साथ करते चलो, ठीक है। थोड़ा प्रीवियस क्लास का, थोड़ा अपने क्लास का, राइट। प्रीवियस क्लास से कहने का मतलब, देखो मोस्टली 7 to 10 के अंदर जो चीजें आप पढ़े रहोगे, क्लास 7 से लेकर के क्लास 10th के बीच में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, पांचों विषय में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, आईटी या कंप्यूटर है, ठीक है, इन इन विषयों में जो भी चीज क्लास 7 से लेकर के 10th तक पढ़ रहे हो, यही गवर्नमेंट एग्जाम्स का बेस होता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि अभी आप प्रीवियस, अगर आप क्लास 9th में हो तो 7 और 8 का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो आपका छूट गया है, जो पता नहीं है, वो भी करो, और साथ में अभी प्रेजेंटली 9th क्लास पे बहुत फोकस करो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। तो ये दोनों चीजों का बैलेंस बना के आपको तैयार करना होगा, तब जाकर के ये बड़ा गोल अचीव हो पाएगा। और अभी आपका प्रेजेंट गोल यही होना चाहिए कि क्लास 9th की एग्जाम में मुझे सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पास नहीं होना है, मुझे नॉलेज के साथ पास करना है। कि मुझे अगर पूरा प्रश्नोत्तर मिल जाए, अगर क्वेश्चंस मुझे मिल जाए, तो अगर 100 प्रश्न मिल रहे हैं तो कम से कम 70 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन मैं आराम से बना सकूं। इस तरह की आपको तैयारी करनी होगी, तब जाकर के आप उस कंपटीशन का हिस्सा बन पाओगे। नहीं तो सारे लोग तैयारी में लगेंगे और फिर आपको दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए अभी अपना सेल्फ, अपने बारे में जानो, उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करो कि कहाँ कहाँ मुझे दिक्कत है, जो डर लग रहा है जिस विषय में, वो डर किन किन चैप्टर्स की वजह से, किन किन टॉपिक्स की वजह से लग रहा है, वो फाइंड आउट करो, उसका सल्यूशन फाइंड करो अपने फ्रेंड्स से, अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से, और उसको ठीक करो, ब्रश अप करो, उसको सही करो, ठीक है, एक सर्टेन लेवल पे ले आओ। एंड देन अभी जो प्रेजेंट क्लास में पढ़ रहे हो उसके लिए भी सेम अप्रोच, और इसको करके बैलेंस करते हुए फिर आपको आगे क्लासेस में बढ़ना। तो अभी प्रेजेंट गोल आपका यही रहने वाला है। गॉट इट? स्टे पॉजिटिव, अडेप्ट एंड लर्न। आपको पॉजिटिव रहे बिना, जो ये फियर है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे तो होगा ही नहीं, मैं तो फेल हो जाती हूँ अपने हिंदी में, इंग्लिश में, तो कैसे कर लूंगी गवर्नमेंट जॉब का की तैयारी, नहीं हो सकता है। आपके पास एनफ टाइम है अभी, अभी कम से कम आपके पास 5 साल है, और 5 साल में आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो गो अहेड, आप पॉजिटिव बने रहो। अडेप्ट का मतलब होता है अपने अंदर बदलाव लाओ, जहां जहां चीजें बदलने की जरूरत है, अपने हैबिट्स बदलने की जरूरत है, वहां बदलाव लाओ, सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये हो गया गवर्नमेंट जॉब की, हम क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए उसकी, ठीक है। अब दूसरा जो हिस्सा है वो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं।
फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चल देखते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कौन सी हैं जिनके लिए हम तैयारी करेंगे। ठीक है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भारत का सबसे, क्या बोलोगे, टफेस्ट एग्जाम बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत रुतबे वाला जॉब है, जिसको भी पावर चाहिए, जिसको भी रेस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, उन बच्चों के लिए, और जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में मजा आता है, ठीक है, जिनको लगता है कि वो चीजें बहुत अच्छा से मैनेज कर सकते हैं, लोगों को कमांड करके अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं, अपने हिसाब से मतलब कि रूल्स के हिसाब से, ठीक है, तो उनके लिए ये परफेक्ट फील्ड है। और आप यूपीएससी की परीक्षा में सिविल सर्विसेज, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होगा। ठीक है, आप क्या बनेंगे, आप आईएएस बनेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे और आप वहां ऑफिसर बनेंगे। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस में आप जाएंगे और वहां आप ऑफिसर बनेंगे। आईएफएस में आप जाएंगे। तो इस तरह से ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, जहां पर कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो इन पोजीशंस पर आते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय रैंडमली नहीं लेते हैं, उनके साथ उनके ये आईएएस जो रहते हैं, या मान लो अगर शासन, सॉरी, अगर न्याय और वो सब से संबंधित है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित अगर कुछ भी चीज है, तो आईपीएस जो लोग होंगे वो उनके साथ रहते हैं, वो लोग बताते हैं। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस वाले लोग हैं, ठीक है, ये लोग जैसे अगर विदेश नीति तय करनी हो, ठीक है, जो हमारे जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जो होते हैं, तो उनको सलाह ये आईएफएस ही देते हैं। ठीक है, अगर भारत में कोई पॉलिसी लागू करनी हो, ठीक है, कोई योजना बना के उसको इम्प्लीमेंट कराना हो, तो वो कौन कराएंगे, वो आईएएस ऑफिसर्स ही कराएंगे। और इन पॉलिसी को बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में, उसके लिए जो सरकार को, जो प्रधानमंत्री को या उनकी पूरी टीम को, है ना, जो सजेशंस चाहिए होता है, जो रिकमेंडेशन चाहिए होता है, वो इन्हीं ऑफिसर्स से आता है। ठीक है, सो पॉलिसी पॉलिसी क्रिएशन एज वेल एज उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसको लागू कराना भी इन्हीं का काम होता है। ठीक है, तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इसकी परीक्षाएं 2 लेवल पे होती हैं, 2 नहीं, बेसिकली 3 लेवल पे, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स मतलब हुआ कि प्राइमरी लेवल की परीक्षा, इसमें छांटा जाता है। देखिए, कोई भी परीक्षा सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, परीक्षाएं रिजेक्शन के लिए होती हैं। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में छांट दिया जाए अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अप्लाई किया है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको। ठीक है, और जो हैंडफुल कुछ अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं, उनको फिर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, वहां भी छांटना है, और फिर तीसरे लेवल पर लेकर के जाना है, जो कुछ तो इस तरह की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सो प्रीलिम्स मोस्टली मई या जून में होता है किसी इस यूपीएससी परीक्षा का। ठीक है, अभी लास्ट वीक था, 13 अप्रैल को इसकी परीक्षा हुई मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी की। ठीक है, तो फिर मेंस इसका सितंबर में होता है यूजुअली, और इंटरव्यू जनवरी से मार्च के बीच में होता है। और जैसे प्रीलिम्स से जो छठे वो मेंस में पहुंचे, और मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स मिला करके फाइनल मार्क्स तैयार होता है और फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया यूपीएससी की प्रक्रिया, जो भारत की सबसे, मतलब सबसे, क्या बोलोगे, बहुत मतलब बहुत पावरफुल ये है। इस अगर इस परीक्षा को पास करके आप ऑफिसर्स बन रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल पोजीशन में आप जाते हो, और बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। ठीक है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, प्रेस्टिजियस है, और एग्जाम उसी के लेवल का है। ठीक है, ओके,
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब दूसरी जो परीक्षा आती है वो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ्स का मतलब आपको इससे ही पता लग रहा होगा कि कर्मचारी, कर्मचारी चयन आयोग, इसका अर्थ होता है कर्मचारी चयन आयोग। जो कर्मचारी मतलब आप जितने गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हो वहां जो भी क्लर्क बैठे रहते हैं आपको, ठीक है, ऑफिस में जो बड़ा बाबू हैं, जो क्लर्क हैं, जो इस तरह के स्टाफ्स हैं, ठीक है, वो सारे एसएससी की परीक्षा पास करके ही आते हैं। इसकी परीक्षा 2 लेवल पे होती है। एक सीजीएल ग्रेजुएट लेवल है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम ग्रेजुएट्स के लिए होती है, जो आफ्टर बीए, बीए ग्रेजुएशन के बाद आप इस फील्ड में आ सकेंगे, मतलब इसकी परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। और दूसरा होता है सीएचएसएल, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब 12th के बाद, 12वीं के बाद। और तीसरा है एमटीएस। एमटीएस मोस्टली 8वीं पास या 10वीं पास, ये दो, वो डिपेंड करता है, इट वेरीज, ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। कहीं पे वो 8वीं पास लेते हैं और कहीं पे 10वीं पास, मोस्टली 10वीं पास आजकल लेते हैं, ठीक है। तो एमटीएस हुआ मल्टी टास्किंग स्टाफ, मतलब 4th ग्रेड, जैसे पियोन वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो सारे इस ग्रेड में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई परीक्षा की बात। अब इसका स्केड्यूल क्या है? तो यूजुअली सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आता है वो अप्रैल में आता है, ठीक है। और ये इसकी परीक्षा जैसे टीयर 1 टीयर 2 होती है, 2 लेवल पे इसकी परीक्षाएं होगी, ठीक है। और इसका जो सीएचएसएल है और एमटीएस है, इनका सिमिलर रहता है, इसके लिए नोटिफिकेशन आता है। और कई बार रिटन एग्जामिनेशन होता है और कई डिपार्टमेंट्स में डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर भी लेते हैं। लेकिन जो सीजीएल होता है ये 2 लेवल पे होगा। एक लेवल पे चयन हो गया, फिर दूसरे लेवल पे जाकर के फिर से आपका आगे जॉब में करके लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसएससी के विषय में। अभी नेक्स्ट अब आ गया बैंकिंग, बैंकिंग आईबीपीएस, ठीक है। तो बैंकिंग में सिलेक्शन के लिए ये 2 तरह की परीक्षाएं, एसबीआई अपनी परीक्षा कंडक्ट करता है और आईबीपीएस एक है जिसमें कि कंबाइंड ऑलमोस्ट सारे बैंक्स अपार्ट फ्रॉम एसबीआई, बाकी सारे बैंक्स में अगर जॉब चाहिए, वहां अगर पीओ बनना है ना, असिस्टेंट मैनेजर बनना है या क्लर्क बनना है, ठीक है, तो आईबीपीएस की परीक्षा देनी होगी। ये आरआरबी जो है, ये रीजनल रूरल बैंक, जैसे झारखंड ग्रामीण बैंक, बेसिकली इसमें ग्रामीण बैंक सिलेक्शन के लिए आईबीपीएस की ही परीक्षा देनी पड़ती है, ठीक है। और दूसरा जो एसबीआई एग्जाम से, एसबीआई अपने बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपने ब्रांचेस में पीओ और क्लर्क के लिए वो सेपरेटली एग्जाम लेता है, ठीक है। और वो सेपरेटली उसका सब कुछ होता है, वो खुद से एग्जाम कंडक्ट करता है और अपॉइंट करता है अपने यहाँ स्टाफ्स को, ठीक है। और इनका जो नोटिफिकेशन आता है वो यूजुअली जुलाई अगस्त में, मतलब एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन वेबसाइट में, न्यूज़पेपर्स में छप जाता है, पब्लिश हो जाता है। और इसका प्रीलिम्स होता है, ये 2 राउंड में होता है, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। प्रीलिम्स इसका यूजुअली सितंबर में होता है, मेंस यूजुअली नवंबर में होता है। तो इस तरह से अगर आपको बैंक सेक्टर में जाना है, अगर आपको सरकारी बैंकों में कहीं भी जॉब करना है, पीओ, क्लर्क, उसके लेवल पे, तो आप इस एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। और इसके लिए जैसे कि मैंने बोला कि हर फील्ड का एप्टीट्यूड होता है ना, उससे रिलेटेड रुझान होना चाहिए, उससे रिलेटेड मतलब रुचि होनी चाहिए। तो हम लोग देख रहे थे रेलवे, रेलवे के एग्जाम्स के लिए, है ना। ओके, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। सो जैसे आप रेलवेज आप जान ही रहे होंगे, इनका पूरा का पूरा अपना अच्छा नेटवर्क होता है, इनको क्लर्क्स की जरूरत होती है। इन रेलवे में कौन कौन से तरह के
नियुक्तियां होती हैं, किस तरह का अपॉइंटमेंट होता है किन किन पोजीशंस के लिए, वो आप देखो, और उसके लिए सेपरेट एग्जाम्स होते हैं। जैसे एक हो गया इसका एनटीपीसी। एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। नॉन टेक्निकल मतलब कि देखो, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इनके दो सेगमेंट्स होते हैं। टेक्निकल में ये लोग यूजुअली, जैसे मान लो आईटी सेक्टर से, कंप्यूटर्स के सेक्टर से, या जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग कर रखा है उस सेक्टर से ये लोग लेंगे, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, तो वो सारे इस तरह के जिनके पास डिप्लोमा डिग्रीज हैं, वो लोग सभी, उस तरह के बच्चे सभी टेक्निकल कैटेगरी में एग्जाम देते हैं और उससे रिलेटेड जॉब्स में जाते हैं, ठीक है। और कुछ जो जॉब्स वहां पर होता है, तो टेक्निकल कैटेगरी वाले का काम क्या होगा, यूजुअली जैसे जेई हो गए, जूनियर इंजीनियर्स। तो जूनियर इंजीनियर्स कौन बनते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ रहेगा या बीटेक किया हुआ रहेगा, है ना। जो लोग इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके, इंजीनियरिंग का कोर्स करके जो लोग आए रहेंगे, वो लोग जेई फील्ड में जाएंगे, या जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया होगा, डिप्लोमा कोर्स किया होगा, वो लोग जेई बन करके आएंगे। तो जेई में अलग अलग ब्रांचेस, जैसे किसी का इलेक्ट्रिकल होगा, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, किसी का कंप्यूटर्स होगा, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, किसी का सिविल्स होगा, ठीक है। सो रेलवे में भी बहुत तरह के काम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो उनका जैसे जो ट्रैक बनता है, तो डेफिनेटली जो ट्रैक बन रहा है वहां पर सिविल काम हो रहा है ना। उसको उसको नापना है, उसका सही, उसके जो गॉज है, जो गैप्स है, वो इक्वल लेवल पे होने चाहिए। तो ये सारे सिविल्स वाले बच्चे करेंगे। तो वहां वहां से जेई, जिन्होंने सिविल्स की पढ़ाई की होगी इंजीनियरिंग में, वो लोग इस फील्ड में आ सकते हैं। मान लो अगर जैसे रेलवेज का अभी वो इलेक्ट्रिक रेलवेज चलता है, तो डेफिनेटली अगर उसका इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिकल से किया होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया होगा, वो लोग फिर यहाँ पे उनका रिक्रूटमेंट हो सकेगा टेक्निकल फील्ड में देखने के लिए। अब जैसे मान लो हम लोग सारा रेलवे का जितना जो डिपार्टमेंट है वो सारा ऑनलाइन काम होता है ना। टिकट बुकिंग ऑनलाइन है उसका, आप उसका देख सकते हो कि ट्रेन कहाँ पे है, उसका जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। आप ट्रेन में बैठे भी रहते हो तब भी आपको पता चलते रहता है कि आप कौन से अभी स्टेशन में पहुंचने वाले हो, आपका जो स्टेशन है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो हमें मिलता है वो आईटी की वजह से मिलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से मिलता है, राइट। तो जिन बच्चों ने आईटी के साथ या कंप्यूटर साइंस के साथ ये किया होगा, इंजीनियरिंग किया होगा, या ग्रेजुएशन जिन्होंने किया होगा, वो लोग इस टेक्निकल इस तरह के जो जॉब रोल्स होंगे उसके लिए वो लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। सो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में अब क्या आएगा, आप देखते होंगे जैसे टिकट कलेक्टर्स है, तो वो नॉन टेक्निकल हो गया, ठीक है। जैसे आपका वो अनाउंसमेंट जो लोग करते रहते हैं ना रेलवे स्टेशन पर, कि फलाने प्लेटफॉर्म पे गाड़ी के अंदर इतनी 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 खड़ी है, या वहां से आने वाली वहां को जाने वाली इतने प्लेटफॉर्म नंबर पर आएगी, इस तरह का अनाउंसमेंट आप सुनते होगे। तो ये जो है ये नॉन टेक्निकल कैटेगरी के स्टाफ होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जैसे टिकट जो ये करते हैं, टिकट काटते हैं जो, है ना, काउंटर्स पे जो बच्चे जो क्लर्क्स बैठते हैं, तो ये लोग सारे नॉन टेक्निकल कैटेगरीज वाले होते हैं, ठीक। तो एनटीपीसी इसका एक कैटेगरी ये हुआ। दूसरा हुआ एएलपी। एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट किसी को पता है क्या होता है, कोई मुझे बता सकेगा? सो लोको पायलट्स एक्चुअली ट्रेन ड्राइवर्स को बोलते हैं, ठीक है। अब इस फील्ड में महिलाएं भी आ रही हैं। सो असिस्टेंट लोको पायलट मतलब सबसे पहले जो ड्राइवर्स की बहाली होती है, इनकी असिस्टेंट के तौर पे होती है। एक मेन ड्राइवर होगा, एक मेन लोको पायलट होगा, और दूसरा असिस्टेंट होगा। जैसे आप एरोप्लेन्स वगैरह मूवीज में देखते होगे ना कि एक पायलट होता है और एक असिस्टेंट पायलट होता है, उसी तरह से ट्रेन्स में भी होता है। एक पायलट मतलब एक लोको पायलट होगा और एक असिस्टेंट लोको पायलट होगा। अच्छा, और दूसरी बात, कभी भी पायलट्स की जो बहाली होगी, मतलब या तो वो एरोप्लेन उड़ाने के लिए भी, या फिर
ट्रेन्स को चलाने के लिए भी इनको सबसे पहले इनको मालगाड़ी चलाने के लिए दिया जाता है, और जब सर्टेन किलोमीटर्स ये लोग चला लेते हैं मालगाड़ी को, उसके बाद फिर इनको पैसेंजर ट्रेन्स चलाने के लिए डाला जाता है। शुरू में इनको नहीं डालते हैं। ऐसा नहीं कि आज मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, मैंने परीक्षा पास कर ली तो आई एम एलिजिबल, नो नॉट एट ऑल। मेरी ट्रेनिंग होगी और पहले मुझे वो माल ढोने वाला जो ये ट्रेन्स होता है मुझे वो दिया जाएगा, उसके बाद पैसेंजर ट्रेन्स में मुझे भेजा जाएगा। तो जेई मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। और ग्रुप डी, जैसे हम एमटीएस पहले हमने बैंक में देखा या एसएससी में देखा एमटीएस, तो ये ग्रुप डी वही है, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें कई तरह के स्टाफ होते हैं। सी रेलवे में कई तरह के स्टाफ होते हैं, गार्ड्स होते हैं, रेलवे गार्ड्स का जॉब होता है। उसके बाद में जो लोग वहां पे जितनी भी पटरियां जो होती हैं ट्रेन के जाने के बाद, मतलब उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती है, उतना हेवी ट्रेन होता है और उसमें उतने पैसेंजर्स भरे होते हैं, डेफिनेटली वो जो ये होगा हमारा जो ट्रैक होगा, रेलवे ट्रैक्स जो होगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी आती रहती है और उसको रेगुलर बेसिस पे इंजीनियर्स चेक करते हैं और ये ग्रुप डी स्टाफ जो होते हैं वो उसको ठीक करते हैं, ठीक है। सो ग्रुप डी स्टाफ वहां बहुत सारे कामों के लिए रखेंगे। गॉट इट? तो इस तरह से रेलवे की परीक्षा के विषय में मैंने बता दिया आपको। ये इरेग्युलर है, मतलब इसका कोई रेगुलर नहीं रहता है। अगर आपने 2025 में फॉर्म भरा है, 27-28 कभी आएगा, आप सो जाओगे, आपको याद भी नहीं रहेगा कि रेलवे का कभी फॉर्म भरा है, और तब अचानक से एक दिन आ जाएगा आपका लेटर कि भैया इस दिन आपकी परीक्षा होने वाली है, या ये अपॉइंटमेंट, आप कहीं शिक्षक बन करके नौकरी कर रहे होगे और तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। इसका बहुत इरेग्युलर होता है, ठीक है, एग्जाम्स भी और इसके नोटिफिकेशंस वगैरह भी। लेकिन एक बार जॉब हुआ तो हुआ, दैट इट्स लाइक दैट, ठीक है। और चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, यहाँ पे सुविधाएं बहुत सारी होती हैं। स्पेशली जैसे स्टाफ जो भी मतलब ऑफिसर लेवल पे तो बहुत ज्यादा सुविधा है रेलवेज या बैंक्स में, लेकिन आप क्लरिकल ग्रेड में भी जाते हैं तो भी आपको बहुत तरह की सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। जैसे रेलवेज का अपना स्कूल होगा जहां आपके बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं, ठीक है, या आपको जैसे आपकी फैमिली को ट्रैवल करने के लिए पास मिल जाएगा। तो बहुत सारी सुविधाएं रहती है रेलवे के स्टाफ को। सेम अबाउट जैसे बैंकिंग सेक्टर में, अगर आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ये सॉरी आपको आपको जैसे हाउसिंग लोन मिलना है, ठीक है, तो वो लोन आपको बहुत लो परसेंटेज पे मिलेगा, जो कि 12-13% अगर एक आम आदमी को लग रहा है, ठीक है, वही में भी 2-3% आपको पड़ेगा। तो इस तरह की काफी सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा भी, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, बट दे अवेल लॉट ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डिफेंस की, एनडीए एंड सीडीएस। एनडीए कोई फुल फॉर्म इसका बताएगा क्विकली? पता है तो हाँ, नहीं पता है तो तुरंत बोलोगे कि मैम आप बता दीजिए जल्दी। हेलो, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। और सीडीएस क्या है? सीडीएस क्या है? चलो ये आपके लिए होमवर्क है, अगले क्लास में सीडीएस का भी आप फुल फॉर्म पता करके मुझे बताओगे, ठीक है। मैं जस्ट इतना बता दे रही हूँ कि एनडीए जो है वो 12वीं पास बच्चों के लिए है, ठीक है। साइंस आपने पढ़ा है अगर 12th में तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और सीडीएस जो है वो ग्रेजुएट लेवल पे होता है, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, डिफेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ 3 तरह के फोर्सेस हैं, ठीक है। कौन कौन से? आर्मी है हमारी, नेवी है और एयरफोर्स है, ठीक है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 तरह के फोर्सेस हैं हमारे। और वहां पर जो नौकरियां मिलती हैं
उसमें जाने के लिए आपको या तो एनडीए आफ्टर 12th पास करने के बाद आप एनडीए की परीक्षा आप देते हैं और आप उस जॉब में जाते हैं, या फिर आप ग्रेजुएट होने के बाद सीडीएस की परीक्षा दे करके और फिर वहां एंट्री होती है आपकी, ठीक है। तो जैसे जो एनडीए वाले बच्चे जब जाते हैं तो उनको वहां पे नौकरी तो मिलती है और नौकरी के साथ साथ उनको पढ़ने की भी सुविधा वहां मिलती है, ठीक है, वो साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, राइट, ये होता है। तो एनडीए की परीक्षा देखो साल में 2 बार होती है, एक दिसंबर से अप्रैल के बीच में होगी और दूसरी मई से सितंबर के बीच में होगी, ठीक है। मतलब ये पूरा प्रोसेस है कि फॉर्म आएगा, फिर आपका वो होगा और फिर आप फाइनली एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। और सीडीएस के लिए भी सिमिलर ही स्केड्यूल होता है, ठीक। तो ये हो गया डिफेंस के बारे में। अभी अब हम आते हैं स्टेट पीएससीज, पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने शुरू में किसके बारे में बात किया था, कौन से पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात किया था, जल्दी से हु विल टेल मी क्विकली। सबसे पहला स्लाइड जो मेरा था वो किसके बारे में था, याद है, यस और नो। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन का मतलब हुआ नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी और ये स्टेट लेवल की जॉब होगी। जैसे जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मतलब कि मैं झारखंड सरकार के अंदर काम करूंगी अगर मैंने जेपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई की। अगर बीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई की, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो मेरी नौकरी बिहार गवर्नमेंट के अंदर लगेगी। अगर एमपीपीएससी है तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह से डिफरेंट स्टेट के अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स होंगे और उनके अपने नोटिफिकेशन होंगे, उनके अपने पेपर का स्टैंडर्ड होगा और उसके परीक्षा के उनके अपने तरीके होंगे। लेकिन मोस्टली जो कॉमन फैक्टर है सभी स्टेट्स में वो ये है कि प्रीलिम्स की परीक्षा सभी जगह होती है, प्रारंभिक परीक्षा सभी जगह होगी और उसके बाद उसके 2 से 3 महीने के बाद रिजल्ट आता है और फिर मेंस की परीक्षा और इंटरव्यू की परीक्षा। मेंस की परीक्षा होने के मतलब ये 6 मंथ्स का पूरा प्रोसेस है। मान लो 3 महीने के अंदर फिर आपका 3 महीने या और थोड़ा ज्यादा कभी लग सकता है समय। मेंस की परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आएगा और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस मिलाकर के 6 मंथ्स में टाइम लगता है कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा पास करके उसमें आने में आपको, ठीक है। और इसकी तैयारी आपको शुरू से ही करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी आपको अभी लगातार करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप किसी गवर्नमेंट जॉब को ये कर पाओगे, है ना, अप्लाई कर पाओगे उसके लिए और एलिजिबल होगे। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके काम का था, आपको समझ में आया कि हम गवर्नमेंट जॉब में किन किन कौन से मेजर एग्जाम्स हैं जहां पर हम जा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एक बेसिक गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मैंने बताया जो कि मेजरली बच्चे इसकी तैयारी में लगते हैं और क्वालिफाई करके और जॉब्स में जाते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, ठीक है। उसके लिए भी मैं कुछ एक मिनट जब हम आगे के क्लासेस में, अभी चूंकि हम इस पर ही फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स एंड उसकी तैयारी, तो आने वाले क्लास में मैं फिर आपको अदर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगी कि इन आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल बेसिकली और कौन कौन से, या मास्टर्स लेवल पे और कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं या कौन सी परीक्षाएं होती हैं जो हम दे करके और उस पर्टिकुलर फील्ड में हम जा सकते हैं। जैसे इसमें मैंने टीजीटी की बात नहीं की, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, जैसे आपके जो टीचर्स हैं आपके स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं ये लोग, तो इन्होंने भी सरकारी परीक्षा पास की है और तब जाकर के आपके यहाँ इनका जॉब हुआ है, राइट। तो
उसके लिए डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, लेकिन अभी मैंने जो जनरल एग्जाम्स होते हैं उसके विषय में मैंने आपसे बातचीत की। अब अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यूड रखेंगे, जब गवर्नमेंट वाला कंप्लीट करेंगे देन वी विल स्विच टू प्राइवेट जॉब्स, ठीक है। और उसके लिए क्या कोर्सेस आपको करना चाहिए, कहाँ क्या आगे कौन कौन से एग्जाम होते हैं, आपको प्रिपरेशन कैसे करना होगा, एवरीथिंग आई लेट यू नो, ठीक है। किसी का भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, आप पूछ सकते हो, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में एड्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का ही क्लास है और आपके ही डिमांड पर मैंने ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बातचीत की या स्ट्रैटेजी के बारे में बातचीत की। तो आप मुझे अगर अपनी तरफ से अगर कोई प्रश्न देना चाहते हो कि मैम इस फील्ड के बारे में प्लीज बता दीजिए, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए आगे के क्लासेस में कंटिन्यू करूंगी। कोई एनी फीडबैक यू वांट टू गिव मी राइट नाउ, आप कोई फीडबैक देना चाह रहे हो? हाँ मैम, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत कुछ जाने, बहुत कुछ सीखे। चलो दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। यू कीप गिविंग मी योर फीडबैक, आपके अपने प्रश्न लेकर के आओ, ताकि मैं आपको आपके टाइम का वैल्यू सही से उसको दे पाऊं, उसको जस्टिफाई कर पाऊं, ठीक है। आर्मी बनने के लिए मतलब क्या करना होता है पहले? ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो ये डिफेंस सर्विसेज के अंदर आता है। आर्मी आर्मी देखो, डिफेंस में तीन हमारे फोर्सेस हैं, तीन तरह के फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस इनको कहते हैं। एक आर्मी हो गया जो कि क्या है, थल सेना है ना। जैसे फाइट्स वगैरह जो वॉर्स होते हैं, है ना, तो उसमें लैंड पे ये लोग रहते हैं, आर्मी के लोग, ठीक। दूसरा हो गया नेवी, नेवी मतलब जल सेना, ठीक है। पहला थल सेना हुआ, दूसरा जल सेना हो गया। ये लोग कहाँ रहेंगे, समुद्र और उसके आसपास, उसमें ये लोग सबमरीन्स वगैरह में मूव करते रहते हैं ना। हमारे तटीय इलाकों की सुरक्षा इनके हाथों में होती है। और तीसरा जो फोर्स है वो एयर फोर्स है। एयर फोर्स जैसे एयर फाइटर पायलट्स जो होते हैं, है ना, एरोप्लेन्स जो उड़ाया जाता है या सामान वगैरह पहुंचाया जाता है जब वॉर का कंडीशन हो तब, या देश में कोई कैलामिटी आ गई हो वहां पर, फिर अगर वहां जाना है हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, तो ये पायलट्स वहां के हो जाते हैं और उसकी भी उसका अपना फोर्स है, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी है और इसमें जाने के लिए हमें एनडीए के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आप 12वीं के बाद आप जाना चाहते हैं तो आपको एनडीए की परीक्षा देनी पड़ेगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास करके, और तब आप आर्मी या कोई भी तीनों फोर्सेस में से किसी में भी आप एंटर कर पाओगे, ठीक है। और इसके लिए आपको फिजिकली बहुत फिट होना चाहिए। डिफेंस की परीक्षा के लिए आप ये समझो कि कोई भी, जितने तरह के हमारे फोर्सेस हैं, कहीं भी जाने के लिए आपको, चाहे पुलिस में जाना हो या आर्मी में जाना हो, नेवी में जाना हो या फिर एयरफोर्स में जाना हो, या अदर जो विंग्स हैं हमारे आर्म फोर्सेस के, जैसे आईटीबीपी है ना, जैसे फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाला जो है सीबीआई है आपका, या जितने लोग भी जो डिफेंस लॉ एंड ऑर्डर में फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, या सीआईडी हो गया, या स्पेशल टास्क फोर्स जो होता है, ठीक है, एसटीएफ, तो ये सब किसी में भी जाने के लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। जिनको भी आर्मी में जाना है, देश की सेवा करनी है, या डिफेंस में जाना है, उनको आज मतलब आज शाम से आप दौड़ शुरू करो, अपना फिजिकली दौड़ो, भागो, क्योंकि उसमें आपके हाइट का भी इम्पोर्टेंस है। एक सर्टेन हाइट वाले बच्चों को लेते हैं उसमें, ठीक है। कुछ कुछ में नहीं है हाइट का प्रॉब्लम, लेकिन कुछ एक एग्जाम्स है जहां पर कि आपको हाइट भी आपका ठीक होना चाहिए, आपका वेट ठीक होना चाहिए, है ना। आप में आपकी शारीरिक क्षमता का टेस्ट किया जाता है, आपके आईसाइट का टेस्ट किया जाता है। तो आपको फिजिकली, मेंटली पूरी तरह से स्वस्थ होना होगा, तभी आप हमारे आर्म्ड फोर्सेस में जा सकते हो, ठीक है। हायर लेवल पे कुछ एक एग्जाम्स है जहां पर कि इन सब चीजों को नहीं देखते, फिर भी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस तो देखते ही देखते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर वहां पे हाँ क्लरिकल जॉब्स वगैरह अगर है वहां, क्योंकि आर्मी
के भी क्लर्क्स वहां भी होंगे, वहां भी डॉक्टर्स होंगे, वहां पे भी इंजीनियर्स होंगे, उनके लिए इन सब चीज की जरूरत नहीं होगी। वो अलग तरह के एग्जाम, उसके 2 कैटेगरी के एग्जाम होंगे, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल एग्जाम, ठीक है। तो जैसे लेकिन नॉन टेक्निकल में कुछ एक कैटेगरीज है जहां इसकी जरूरत पड़ेगी ही, और मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस आपको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए स्टार्ट डूइंग योगा, या दौड़ सकते हो, दौड़ो, रस्सी कूदना है रस्सी कूदो, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी भी साथ साथ आपको बनानी पड़ेगी। फिजिकली आप फिट रहोगे तभी आप इन फील्ड्स में काम कर पाओगे या किसी भी जगह काम कर पाओगे। सो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। यस मैम। ठीक है। और इसके अलावा टाइम टू टाइम आर्मी में बहाली के लिए आते रहता है, ठीक है। सोल्जर्स की बहाली का जो कि सामान्य दौड़ के आधार पर आपका, आप मैट्रिक पास है, आप दौड़ सकते हैं, तो दौड़ करके आपने वो पार कर लिया, और उसके हिसाब से फिर आपका पूरा फिजिकल फिटनेस का चेकअप होता है, एंड देन फिर आपको जॉब में लिया जाता है। ये भी एक प्रोसेस है, बीच बीच में इस तरह के भी वैकेंसीज आती हैं आर्मी से। क्लियर? यस मैम। Okay, so thank you so much for listening to me so carefully and responding.